दूर भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बंदा कैंप से आया है उसको पीआर मिल जाती है। देखिए, पीआर मिलना ना मिलना कैंप से आया वो मैटर नहीं करता, आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि एसआईएलएम में क्या होता है, ज़्यादातर बंदे फेक केस मतलब फेक केस क्रिएट करते हैं। जैसे कुछ बंदे ये बोलते हैं कि मेरी ज़मीन का रोला है, मेरे कज़न से या मेरे रिश्तेदारों से, तो मेरे को उनसे खतरा है। कुछ बंदे ये बोल देते हैं कि मैंने लव मैरिज करवाई है अपनी गर्लफ्रेंड से, ओके, वो यूएसए में या वो कनाडा में, उसकी फैमिली से मेरे को खतरा है। ये चीज़ें एसआईएलएम में आप नहीं आती, आपको 95% डिप्रेशन ही मिलेगी, क्योंकि इन केसेस में आपको ये बोल देते हैं नहीं देने पड़ते। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, मैंने सुना था अगर कनाडा से यूएसए आके एसाइलम लगाएंगे तो यूएसए डिपोर्ट करेगा, क्योंकि कनाडा और यूएसए बायोमेट्रिक शेयर करता है। इज दिस ट्रू? देखिए, बायोमेट्रिक शेयर करता है, ये तो क्लियर ही है। ओके, एम्बेसी यूएसए कनाडा की एम्बेसी हर इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बट यही कारण नहीं है अगर आप वो कनाडा। हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर बैक विद वनी वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस क्रिएट की हैं कनाडा टू यूएस। जो बंदे डोंकी लगाते हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको ये प्रॉपर गाइड देने के लिए कि ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ है, आपको इससे मोस्ट प्रोबेबली इससे लॉस ही होगा। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिपोर्टेशन के ऑर्डर आए हैं एंड बहुत लोगों का तो कैंप में रहने का रिव्यू इतना ख़राब आया आप सुन नहीं पाओगे। मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कराई है, एंड जिन लोगों के साथ ये चीज़ हुई है रियली में, उन्होंने कमेंट में मेंशन भी किया है कि हाँ, हम लोगों के साथ ये चीज़ें बहुत हुई हैं। एंड बहुत ज़्यादा बच्चों के उसके बाद में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया, DS 160 मैंने बहुत लोगों का अप्लाई किया, एज वेल एज उनकी अपॉइंटमेंट भी दिलवा कर दी है। ओके, तो ट्राई कीजिए, लीगल ट्राई कीजिए। जो भी बंदे कनाडा में इस टाइम है एज ए स्टूडेंट हैं या फिर एज ए वर्क परमिट है, डोंकी मत लगाने की सोचिए, ट्राई कीजिए, लीगल वे में अप्लाई कीजिए। ओके, आई मैं आपको उन सभी लोगों के कमेंट पढ़ाऊंगा, एज वेल एज जो बच्चों के डाउट हैं, जिन्होंने कमेंट किए हैं, उनका मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि भाई मैं भी कनाडा में हूँ, तो मेरी शिफ्ट वगैरह होती है, टाइम नहीं मिल पाता। आज मैं घर पे था तो सोचा आपके पूरे आंसर कर दूँ। ओके, तो हर एक बंदे के कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ, जो भी आपके डाउट है उस पर ट्राई करूँगा आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवा दूँ। ओके, जो कि मैंने अपने फ्रेंड से, जो कंसल्टेंट है, उससे गाइडेंस लेके मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, एंड आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बेटर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास कमेंट आया, ठीक है, जो मैं बात करता हूँ, उसने आपको कमेंट साथ में दिख रहा होगा नीचे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कमेंटों को, जो बंदे ने कमेंट नीचे किया। उसने सबसे पहले लिखा है कि मेरा खुद का बड़ा भाई जो कनाडा से यूएसए डोंकी लगाया था, मेरे से 2 महीने में उसको कैंप में रहना पड़ा था। तो ये मत सोचिए कि हर बंदे को ईजिली चौकी में आप जाओगे और आपको एक फॉर्म मिल जाता है, तो उसके चांसेस होते हैं हाई कि 100 में से मे बी 75 या 80 लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि उनको क्लियरेंस मिल जाती है। उसका जस्ट आपका केस रजिस्टर कर लिया जाता है, एंड आप बाद में जाकर एसाइलम लगा सकते हो अपने एडवोकेट के अकॉर्डिंग। बट इन सम केसेस आपको कैम्प में शिफ्ट किया जाता है ना, वहाँ की 3-4 महीने की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर से भी भरी होती है। तो ट्राई कीजिए, बिफोर आप डोंकी लगाना भी चाहते हैं तो किसी बड़े एडवोकेट से बात कर लीजिएगा, या फिर आपका कोई नॉन ग्रीन कार्ड या सिटीजन होना चाहिए। अगर कैम्प में ले जाने की सिचुएशन भी है तो वो बंदा आपका बॉन्ड भरकर आपको छुड़वा सकता है, आपको टॉर्चर फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इसने बोला कि मेरा खुद का भाई गया था, क्योंकि कनाडा से यूएसए डोंकी लगाई थी, उसको 2 महीने कैंप में रहना पड़ा, देन उसके बावजूद भी उसको डिपोर्ट ही कर दिया गया। पहले यूएसए डोंकी लगा के जो है जो बच्चा गया था, ओके, तो रिस्क बहुत था, कुछ पता नहीं कौन कैंप में जाएगा कौन नहीं जाएगा, सब डिपेंड लक पर करता है। एज वेल एज इसके भाई को लायर एंड गारंटर में भी 6 लाख रुपए वेस्ट किए, वो अलग कंसल्टेंट्स है जिन्होंने भी डोंकी लगवाई थी, तो बहुत ज़्यादा रुपए इन्होंने वेस्ट भी किया। मोर देन 12 to 15,000 डॉलर्स इनके लगे थे, मैंने पर्सन से बात की थी। ओके, तो देखिए ऊपर में आपको मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा, अगर किसी ने DS 160 अप्लाई करवाना या आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मेरे को पर्सनल टैक्स भी कर सकते हो। ओके, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपके अकॉर्डिंग, जो अगर आपको रियली नीड है तो। सेकंड कमेंट देखिए। ओके, सेकंड कमेंट है कि भाई मेरी ये 21 ईयर है और गार्डनशिप के लिए केस लगा के कैंप से बाहर निकल सकते हैं और ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है या नहीं। देखिए, इस भाई का क्वेश्चन है कि अगर मैं 21 साल का हूँ, अगर मैं गार्डियनशिप का केस लगाऊं कैंप के अंदर से, तो क्या मैं उसके बिहाफ पे वहाँ से बाहर इजीली निकल सकता हूँ या नहीं निकल सकता हूँ, तो क्या इसकी असाइलम अप्रूव होगी। देखिए, अगर आपकी एज 21 से
कम है या फिर 21 भी है, उसमें 2 से 3 महीने भी रह चुके हैं। बट अकॉर्डिंग टू कंसल्टेंट जब इससे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला मेरे को मिनिमम 6 मंथ्स आपके पास होने चाहिए 21 की एज तक होने में। ओके, देन आपका जो गार्डियनशिप है वो बंदा कोई भी हो सकता है। आपका जरूरी नहीं कि ग्रीन कार्ड है या सिटीजन ही हो, अगर वो बंदा सिंपल कनाडा में सॉरी यूएसए में वर्क परमिट होल्डर पर भी है, एज वेल एज उसकी ईयर की इनकम 22,000 $25,000 है, देन वो बंदा आपको एज ए गार्डियन आपकी टेक केयर कर सकता है, अपनी टैक्स फाइल वो लगा सकता है। एंड आपको इस बेस पे ऐसा अलार्म लगानी पड़ेगी कि मेरी परवरिश जो है इंडिया में बेटर तरीके से नहीं की गई, मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं बनती थी, जैसी फैमिली सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरे पास जो है कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता जब मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं हुआ बचपन से लेकर अभी तक। ओके, तो ये बंदा आपको एज ए गार्डियनशिप अप्रूव करवा देता है एंड आपको विद इन 2 ईयर आपका ग्रीन कार्ड आपको मिल जाता है। ओके, तो अप्लाई करना केस आपको 21 से पहले है, वो मिनिमम 4 to 5 या 6 मंथ्स। उसके बाद में ग्रीन कार्ड आने में चाहे 2 साल लगे 3 साल लगे, वो कोई मैटर नहीं करता, वो आपको तब तक वर्क परमिट मिल जाता है, आप इजीली कर सकते हो। एंड इस केस की एसाइलम काफ़ी जल्दी अप्रूव भी हो जाती है। इट मीन्स आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी या लॉयर वगैरह के एक्सपेंसेस नहीं देने पड़ते। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए मैंने सुना था अगर कनाडा से यूएसए आके एसाइलम लगाएंगे तो यूएसए डिपोर्ट करेगा क्योंकि कनाडा और यूएसए बायोमेट्रिक शेयर करता है। इज दिस ट्रू? देखिए बायोमेट्रिक शेयर करता है, ये तो क्लियर ही है। ओके, एम्बेसी यूएसए कनाडा की एम्बेसी हर इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बट यही कारण नहीं है अगर आपको कनाडा डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो। इसका मेन कारण है कि कनाडा एंड यूएसए के बीच में जो है ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्योंकि ये दोनों सेफ कंट्री हैं। इनके अकॉर्डिंग जो भी बंदा किसी भी कंट्री में पहले लैंड होता है, चाहे वो कनाडा में लैंड होता है या फिर वो यूएसए में लैंड होता है, सबसे पहले उसको अपनी एसाइलम उसी कंट्री में डालनी होती है। ओके, तो ये एक रियल है। सेकंड थिंग, डिपोर्ट, अगर तो आपके पास मतलब अगर को लगा कि आप झूठ बोल रहे हो या आपके केस में कोई भी दिक्कत हुई तो 95% चांसेस है कि आपको वापस कनाडा डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास कनाडा के लीगल वीज़ा है, लीगल स्टेटस है। एंड 5 to 10% चांसेस ये भी हैं कि आपको वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसे मैसेज है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिनके ब्रदर्स या फिर कज़न वापस इंडिया डिपोर्ट हुए हैं, ना कि कनाडा। तो रिस्क तो है, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, ये तो क्लियर है। और सेकेंड थिंग, इन सम केसेस जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस आपको हैंड टू हैंड नहीं पूछते हैं, या फिर आपको हैंड टू हैंड ऐसे कोई भी प्रूफ देने की नीड नहीं होती है कि आप कनाडा से, आपको कनाडा से खतरा है या नहीं है, ऑफिसर्स कोई नहीं पूछता है। आपको जस्ट एसाइलम अप्लाई करनी होती है, उसके बिहाफ पे आपको वर्क परमिट मिल जाता है। बट जब आपकी डेट आती है, आपकी सुनवाई की जाती है आपके एसाइलम अप्लाई करने की, क्यों अप्लाई किया, अगर तो जज हुआ बढ़िया तो मे भी आपसे वो नहीं पूछेगा कि आप क्यों अप्लाई किए, या फिर जिस कंट्री से आप पहले आए आपने उस कंट्री में क्यों नहीं अप्लाई की। आपको पहले अपना स्ट्रॉन्ग रीज़न क्रिएट कर रखना पड़ेगा कि आपको उस कंट्री में भी खतरा था, जिसकी वजह से आपको यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करके आना पड़ा एंड यहाँ पर एसाइलम लगानी पड़ी। क्योंकि इन दिस सिचुएशन अगर जज चाहे तो आपको डिपोर्टेशन के ऑर्डर अगेन दे सकता है, क्योंकि आप एज ए उनको झूठ बोल रहे हो कि मेरे को इंडिया से खतरा है। क्योंकि इंडिया से खतरा होता तो आप कनाडा में भी एसाइलम लगा सकते थे। तो आपको अगर आप कनाडा से यूएसए के डोंकी लगा रहे हो तो ट्राई कीजिए यार कि थोड़े प्रूफ वगैरह इकट्ठे करके लेके जाओ कि आपको कनाडा से भी खतरा है। अपने बढ़िया एडवोकेट से, कंसल्टेंट से बात कर लो। जरूरी नहीं है ये चीज़ें आपको हैंड टू हैंड मतलब जज ही पूछे, तो हो सकता है कि पुलिस ही जब वेरिफिकेशन करे तो आपको वहाँ से भी डिपोर्टेशन के ऑर्डर दे दे। तो प्लीज़ थोड़ा टेक केयर कीजिएगा, थोड़ा केयरफुल देखिएगा इन चीज़ों को। अगर तो आप चौंकी में है तो मे भी आपको हैंड टू हैंड बेल मिल जाती है, तब आपकी ये बात होती है 2 साल 3 साल बाद, जब आपकी पहली डेट आती है कि आपने एसाइलम क्यों अप्लाई की। और अगर वो भी डिपेंड करता है, जज की मर्जी है, पूछे ना पूछे, और आप इसको रिस्क नहीं लेना है, ट्राई कीजिएगा कि इसको क्लियर करके जाइएगा। मेरी सजेशन तो यही है कि अगर आप यूएसए में यार डोंकी लगा रहे हो एसाइलम अप्लाई करने के लिए, तो पहले कनाडा में कर दो, 1-2 साल वर्क परमिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से रिजेक्ट होगी अगर आपकी, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपको 100% यूएसए एसाइलम देगा, आपको ग्रीन कार्ड भी देगा। अगर आप डायरेक्ट लगाते हो तो मे बी आपको जस्ट सिर्फ यूएसए का वर्क परमिट मिलेगा, कभी आप ग्रीन कार्ड सिटीजन नहीं हो पाओगे। इट मीन्स ना आप इंडिया ग्रीन कार्ड होल्डर हो,
ना आप कनाडा के, ना आप यूएसए के, ना आप इंडिया जा सकते हो, ना ही आपको वोट का आपके सिटीजन आप यूएसए में ही होगे। और कनाडा से खतरा तो आपने पहले ही शो कर दिया, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी भरी लाइफ हो जाएगी आपकी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये आप चीज़ कर दो, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है। ट्राई कीजिए, पहले कनाडा में एसएलएम डाल दीजिए, कनाडा के बाद एक ऑप्शन होता है क्लियरली प्रूफ कि हाँ मेरे को कनाडा ने मेरी एसएलएम रिजेक्ट कर दी, इसलिए मेरे को यूएसए में आना पड़ा, तो आपकी एसएलएम ईजिली अप्रूव भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बंदा कैंप से आया है उसको पीआर मिल जाती है। देखिए, पीआर मिलना ना मिलना कैंप से आया वो मैटर नहीं करता, आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि एसआईएल में क्या होता है, ज़्यादातर बंदे फेक केस, मतलब फेक केस क्रिएट करते हैं। जैसे कुछ बंदे ये बोलते हैं कि मेरी ज़मीन का रोला है मेरे कज़न से या मेरे रिश्तेदारों से, तो मेरे को उनसे खतरा है। कुछ बंदे ये बोल देते हैं कि मैंने लव मैरिज करवाई है अपनी गर्लफ्रेंड से, ओके, वो यूएसए में या वो कनाडा में, उसकी फैमिली से मेरे को खतरा है। ये चीज़ें एसआईएल में आप नहीं आती, आपको 95% डिप्रेशन ही मिलेगी। क्योंकि इन केसेस में आपको ये बोल देते हैं कि आप किसी दूसरी शहर में चले जाओ, आपको शहर से खतरा है। तो अगर आपको ऐसा ना अप्लाई करनी है ना, अगर कैंप में भी हो तो आपका केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि ऐसा आप 3 से 4 तरीक़ों की अप्लाई कर सकते हो। एक तो आपको होगा जेंडर सेक्स, अगर आप गए हैं या कुछ अकॉर्डिंग आप केस लगाना चाहते हो तो भी अगर लगवा सकते हो। सेकंड थिंग, आपको खतरा होता है पॉलिटिशियन से, नेशनलिटी से। एंड थर्ड थिंग, रेसिज्म, आपके साथ इंडिया में कास्ट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ क्रिएट की जाती है, तो भी मतलब 3 से 4 तरीके ही होते हैं ऐसा अप्लाई करने के लिए, जिससे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपको पीआर मिले। एंड फोर्थ वन इज़, जो आपको पहले बता चुका हूँ, गार्डियनशिप, वी अब बेटर वे है, सबसे बढ़िया वे आप यूज़ कर सकते हो। एंड ऐसा अल्लाह में ये कोई नहीं होता अगर आप कैंप से बाहर जाओगे तो ही आपको पीआर या ग्रीन कार्ड मिलता है। ऐसा में कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, चाहे आप ग्रीन कार्ड हो, इट मीन्स अगर आप ग्रीन कार्ड चाहिए, चाहे तो आप कनाडा यूएसए में स्टूडेंट हो या विजिटर हो या वर्क परमिट हो या आप इलीगल आए हो या फिर कनाडा से गए हो या मैक्सिको से आए हो, कुछ मैटर नहीं करता। ऐसा कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, ओके। बट ट्राई कीजिएगा, अगर आप स्टूडेंट वीजे पे हो या विजिटर वीजे पे हो तो मिनिमम बिफोर द 1 ईयर आपको ऐसा अप्लाई ही करनी होती है। इससे ज़्यादा टाइम लगा दोगे ना आप, तो आपको बेटर प्रूफ फिर से देना पड़ेगा कि हाँ आपने 1 साल हो गया, आपने लगाई क्यों नहीं, तो फिर से एक डाउट आ जाता है। बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको फिर से एक रीज़न देना पड़ेगा मैंने क्यों नहीं लगाई। पहले खतरा नहीं था, अब खतरा है, तो फिर से एक इशू हो जाता है। अगर लगानी है तो पहले ही लगा दो। अगर बंदा को स्टूडेंट भी देख रहे हैं ना यूएसए में है, क्योंकि यूएसए की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स पर ईयर 65 to 70 लाख। मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चों ने रिकमेंडेशन ली है कि पीछे डेट्स बहुत है, क्या करें, फीस निकल नहीं रही, ओके। तो उन बंदों ने साल में अप्लाई किया, तो कोई भी कर सकता है। तो आपका केस एंड एडवोकेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, जो आपकी फाइलिंग को बड़े तरीके से जज के अकॉर्डिंग रखे एंड आपको बेटर जेन्युइन प्रूफ भी दे, जिससे आपकी एसाइलम के अप्लाई करने के चांसेस या फिर पास होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएँ, एंड इससे आपको थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी एसाइलम अप्लाई करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कल ही डिपोर्ट हुआ हूँ यूएसए टू कनाडा, अक्टूबर की डेट लगी है, क्या इंडिया डिपोर्ट करेंगे। मतलब जो बंदा यूएसए टू कनाडा डिपोर्ट हुआ है उसको भी कुछ दिन पहले कनाडा के जेल में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ते जाओ भी टोरंटो घूमो, आपको घूमना है तो उसके बाद में आपको डेट मिलती है कैनेडियन गवर्नमेंट की जज के आगे, भैया आपने ऐसा क्यों किया। अगर तो आपने गलती मान ली, कुछ भी उनको लगा कि हाँ गलती से ये चीज़ हुई है, तो आपको शायद लीगल स्टडी परमिट पर थे, आपको स्टडी मतलब कंटिन्यू होगा, आप स्टडी कर पाओगे। बट अगर आपने यूएसए में पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल रखी थी, मेरे को कनाडा से भी खतरा है, झूठ पे झूठ जो भी चीज़ें हैं, तो 95 to 98% चांस है कि आप डिपोर्ट ही हो गए, तो क्लियर है, क्योंकि बहुत बंदे हुए हैं, ओके। एक में से नहीं है, कहीं में से तो मैं आपको शो भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जाना है मेरे को, 2 नंबर में यूएसए आया था बॉर्डर क्रॉस करके, तो क्या ये हो पाएगा। देखिए, अगर आप पहले यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, आपको फिर से यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करने की नीड नहीं है इंडिया जाने के लिए। आपको सिंपल से क्या चीज़ चाहिए, जापान चले जाइए या नेपाल चले जाइए, अपना टूरिस्ट वीज़ा लगवाइए, ओके। मे बी इसका वीज़ा शायद ऑन अराइवल होता है, तो वहाँ से आपको बस बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में कॉन्सेंट्रेट रखनी होती है कि आपका फ़ोन यूज़ ना हो, आपका फ़ोन क्लोज हो, आपका फ़ोन उसी लोकेशन में हो, इंडिया से कोई आपका प्रूफ ना हो, तो आप इलीगली जाकर 10 से 12 दिन महीना रह कर आ सकते हो। ये एक ऑप्शन आपके पास कि आप इंडिया कैसे जा सकते हो, परमानेंटली नहीं, बट ये कैजुअल ऑप्शन है कि आप 1 मंथ टू 40 डेज आप इजीली लगा सकते हो, ओके। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर एसएलएम रिजेक्ट कर देता है कनाडा,
किसी भी रीजन से, तो क्या व्हाट वेज टू गो टू अमेरिका, अप्लाई एसाइलम, व्हाट वीज़ा और बॉर्डर क्रॉसिंग। देखिए, अगर आपकी एसाइलम कनाडा में रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि जब तक आपकी एसाइलम पास नहीं ना होती कनाडा में, तो मे बी आप अब तब तक आप यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक अप्लाइड स्टेटस पर हो। ओके, और हैंड टू हैंड अगर आपको कनाडा आपकी एसाइलम रिजेक्ट कर देता है, देन आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप रीअप्लाई कर सकते हो। आपको हैंड टू हैंड डेपोटेशन के ऑर्डर नहीं आते हैं। मैं कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 बार अपनी फाइल सबमिट की है, तीसरी बार एक्ट होने के बाद में उनको डेपोटेशन के ऑर्डर आए हैं। देन वो बंदा अभी थोड़े दिन पहले 15 to 20 डेज पहले ही वो उसने यूएसए की डोंकी लगाई, वहाँ पर जाकर एसाइलम डाली है, उसको मिल भी गई, वर्क परमिट पर है, उसको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि उसका केस जेन्युइन था। उसने पहले कनाडा में अप्लाई की थी और नहीं मिली, देन उसको यूएसए डेफिनेटली देगा। वो एक लीगल केस था। अगर आप ये सोच रहे कि आपको, अगर आपकी एसआरएम कनाडा रिजेक्ट कर देता है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, इलीगल वे डोंकी लगाइए, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग लगाते हैं इन $4,000 to $5,000। एंड बहुत ज़्यादा बंदे मेरे नोन में ऐसे भी हैं जिन्होंने डोंकी लगाई है $2,500 to $3,000। डिपेंड करता है कि आप जिससे बात करो बंदा जेन्युइन है या नहीं है, या वो कितने चार्ज करता है। ओके, और उसका रूट क्या है, सेफ़ है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप सबको देखना होता है। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला था कि मेरे हस्बैंड के बयान फील हो चुके हैं, वो मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क गए थे, कैंप में है, अभी उनको 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। की कितना जा सकता है, मीन्स अब क्या किया जाए। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ही है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके, और तो आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, देन आप उसका बॉन्ड भर सकते हैं, एडवोकेट से बात कर सकते हैं, वो भी अगर आपको पता है कि वो कौन से कैंप में कहाँ पर है, देन आप उसके उसकी बेल करवा सकते हैं। नहीं तो कुछ बंदों को तो परमिशन होती है अपनी फैमिली से बात करने के लिए, और उनको थोड़ा उसका केस जेन्युइन लगता है। इस समय के समय कैंप में आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हो, आपको परमिशन नहीं दी जाती कि आप किसी से भी बात करो। तो ये भी एक रियलिटी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी आपकी सिचुएशन कैसी होगी। ओके, आपके हस्बैंड किस कंडीशन में होंगे, उनको परमिशन मिली या नहीं मिली है, तो वो भी डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है भाई कनाडा एसाइलम रिजेक्ट होने के बाद में एसाइलम केस स्टार्ट हो जाता है या फिर स्टार्टिंग से कोई प्रॉब्लम आती है। देखिए, अगर आप कनाडा से अगर आपके एसाइलम रिजेक्ट हो चुकी है ना, तो आप फिर से एसाइलम अप्लाई कर सकते हो, री अपील कर सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा एजेंसीज है जो आपकी हेल्प करती हैं, आपके एडवोकेट आपको पूरा गाइड कर देगा जिससे आपने एसाइलम अप्लाई किया है। बट इन केस कि आपका लॉयर या एडवोकेट बढ़िया हो, लाइसेंस उसके पास हो, क्योंकि देखिए कनाडा में एसाइलम रिजेक्ट इतनी ईजी नहीं होती। अगर आप सोचते हो ना कनाडा एसाइलम रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि बहुत बंदे ऐसे हैं जो कमीशन बेस में $800 $1,000 में भी फाइल उठा लेते हैं। तो आपको वकील तो अपने को डिफरेंट किया था, बट जिस दिन आप डेट पे जाते हो वहाँ पर बंदा डिफरेंट आता है, तो आप बोलते तो मेरे एडवोकेट ही नहीं है। और कमाल ही नहीं होता, क्या करूँ, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से नहीं होती, आपका वकील आपको अच्छे से नहीं जानता होता है, एडवोकेट जो है आपको अच्छे से नहीं जानता होता है। तो फर्स्ट अपनी फाइल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बढ़िया एडवोकेट फाइंड आउट कीजिए जो आपकी हेल्प करे और आपको गाइड दे कि हाँ ये चीज़ आपकी पॉसिबल हैं। और एडवोकेट बढ़िया तो आप कनाडा में आपकी एसाइलम रिजेक्ट होगी नहीं कभी, कनाडा इजीली एसाइलम रिजेक्ट नहीं करता। एसाइलम में काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हर बंदा नहीं डालता इसको, कोई मजबूर होता है, सोच समझ कर ही एसाइलम डाली जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी मोस्टली यार पंजाबी स्टूडेंट बहुत हैं, ज़्यादातर बंदे डोंकी पंजाबी लगाते हैं। उन्होंने बोला है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਲੀਗਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਤਾਂ नहीं देंगे प्लीज़ रिप्लाई देखो। ओके, तो गल सुनिए, जितने भी सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आप कनाडा से यूएसए की इलीगल डोंकी लगा रहे हो ना, तो आपके चांसेस 60 to 40% है। इट मीन्स 70-30% भी काउंट कर लेते हैं, जो कि मैंने रेशियो मेरे को देखने को मिलता है कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों से मेरे से बात होती है, जो बहुत बंदे बहुत सक्सेस भी हुए हैं, उसको ईजी एसाइलम मिल गई, कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, एंड बहुत से लोगों को कैंप में भी रहना पड़ा है, उनको डेपोटेशन के ऑर्डर भी आए हैं, काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। देखिए, अगर तो आप यूएसए कनाडा से यूएसए जाते हो भाई, यहाँ पर एसाइलम अप्लाई करने के बाद में, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आप पहले कनाडा में एसाइलम अप्लाई करते हो, ओके, तो भाई आप चाहे कैंप में हो चाहे किसी अकॉर्डिंग आप जाओ अमेरिका में इलीगली आप एंट्री लो, और आपकी एसाइलम रिजेक्ट हो जाती है, आपको कभी डिपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी ग्रीन कार्ड भी श्योर है, क्योंकि फाइल आपका केस जेन्युइन होगा। ओके, ये आपको क्लियरली बता दूँ मैं।
बट अगर आप डायरेक्टली कनाडा में एक लीगल स्टेटस पर हो, आपने कनाडा में भी असाइलम अप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली डोंकी लगा रहे हो, भी किसके बेस पर? मेरे रूममेट ने मेरे को बोल दिया, मेरे कज़न ने मेरे को बोल दिया, मेरे फ्रेंड ने जो डोंकी लगा गया उसने बोल दिया कि भाई आजा, पैसा बढ़िया। क्योंकि कनाडा में काम की थोड़ी सिचुएशन बैड थी, अब थोड़े से हालात सुधर रहे हैं। तो अब देखिए, ऐसा किसी के कहने पर डोंकी मत लगाइए। डोंकी कोई ईजी प्रोसेस नहीं होता है। दिखने में लगता है कि हाँ कनाडा USA चले जाएंगे, पैसा बढ़िया अर्न करेंगे। ये कमेंट सेक्शन जो भी बंदे कमेंट करें ना, बहुत जेन्युइन है। हर बंदे ने डिफ़िकल्टी फेस की है, लोगों ने कैम्प में रहे हैं, मनी वेस्ट की है, तो वो बंदा आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है। अगर तो आपका चांस लग गया 60% वाले में, तो मे भी आपको ऐसा नहीं मिली तो आपको 5 साल का वर्क मिल जाएगा। तब तक आपका एडवोकेट बढ़िया केस क्रिएट कर देगा, कनाडा से भी खतरा दिखा देगा, इंडिया से भी खतरा दिखा देगा, तो आपकी असाइलम पास भी हो जाएगी। बट अगर आपको यार कैंप से डिपोर्ट कर दिया इन्हीं रीजंस की वजह से, तो क्या कह सकते हैं। तो चांसेस 60 to 40% है कि आपकी फायर का क्या होगा। ओके, नेक्स्ट कमेंट है, मैंने बोला है कि मेरा रिलेटिव जो है ना वो कैनेडियन असाइलम फाइल करना चाहता है, बट शी इज ऑन स्पाउसल वीजा ऑन US। ओके, इट मीन्स उनकी वाइफ जो है वो USA में स्पाउस, ओके, उनके रिलेटिव या स्पाउस परमानेंट पर है। ओके, जैसे कनाडा में आप स्पाउस को अपने बना देते हो वर्क परमिट पर या किसी और केस पर, ओके, जब वीटर पे या फिर वर्क परमिट पर, वैसे USA में उनकी कोई फ्रेंड है, रिलेटिव, उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि क्या उसको ट्राई करनी चाहिए ऐसा अप्लाई करने में USA में या फिर कनाडा में। देखिए, रिजेक्ट तो नहीं होगी अगर वो कनाडा में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि अगर आपके रिलेटिव जो भी है, लड़की है, शी है, ही है, अगर वो USA में है और वो एज ए लाइक ए स्पाउस रह रही है वर्क परमिट पर, तो मैं उसको रिकमेंड यही करूँगा कि उसको मतलब रेफ्यूजी असाइलम डालनी भी है ना कनाडा में, तो USA में स्टे करने के लिए, तो भाई USA में डाले वो सीधा डायरेक्टली USA टू कनाडा, मतलब आप रेफ्यूजी मत लगाइए, क्योंकि वही चीज़ सिचुएशन फिर वही हो जाएगी। यहाँ से बच्चे कनाडा से सीधे डायरेक्ट USA रोक के लगाते हैं, वो या तो डिपोर्ट हो जाते हैं, या बस कनाडा या फिर इंडिया, उनके साथ वही केस हो जाएगा। आपने USA में पहले डोंकी क्यों नहीं, मतलब असाइलम क्यों अप्लाई नहीं की? सेम क्वेश्चन, सेम ट्रबल्स। मैं जो भी बंदे, चाहे वो USA में चाहे वो कनाडा में, सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जिस कंट्री में पहले आए हैं, लैंड हुए हैं अपनी होम कंट्री से, ट्राई कीजिए सबसे पहले आप उसी कंट्री में असाइलम डालिए। ओके, आपको बढ़िया टाइम मिलेगा, सम अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न कर पाओगे, फैमिली सिचुएशन आपकी थोड़ी सी बढ़िया हो जाएंगी। ओके, 4 से मतलब इट मीन्स आपको मिनिमम 3 से 4 साल का टाइम मिल जाएगा कनाडा में आपकी, अगर आप असाइलम रिजेक्ट भी होती है, देन आप सोचिए कि आपको USA की डोंकी लगानी है। और आपको लगता है कि हाँ मेरा कनाडा में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपने स्टार्टिंग में कोई अपने एडवोकेट गलत कर लिया, जिसने केस स्ट्रॉन्ग लगा दिया, तो आपके पास चांस है। और आप कनाडा में डोंकी, मतलब कनाडा में आए हैं, ऐसे हम लगाना चाहते हैं, तो वो मिस्टेक मत कीजिएगा जो दूसरों ने किए हैं, उनके दूसरों की मिस्टेक से सीखिए, देन कोई बढ़िया एडवोकेट देखिए, बढ़िया अपना फाइल या केस स्ट्रॉन्ग क्रिएट कीजिए, देन आप अप्लाई कीजिए, आप डेफिनेटली आपका असाइलम केस कनाडा में पास हो जाएगा, PR कनाडा में हो जाओगे। और USA आप जाइए घूमने फिरने के लिए, वहाँ पर आपको काम करना है, आपका वर्क परमिट आपको मिल जाता है, ऑफर लेटर मिल जाता है, वो एडवोकेट करवा देते हैं। बट रह के थोड़ा लीगल रहिए यार, सारे काम इलीगल करोगे तो चांसेस कम है, आप डिपोर्टेशन फेस कर सकते हो। 2 कमेंट और रह गया। उन्होंने बोला भाई थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो, वेलकम ब्रो, कुड यू प्लीज़ कन्फर्म द लॉयर फीस। देखिए, इन्होंने बोला कि आप मेरे को एक पर पर्सन लॉयर कितना चार्ज करते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है एडवोकेट पर। अगर मैं कनाडा में एडवोकेट्स की बात करूं, जैसे कुछ बंदे होते हैं जो कमीशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो तो आपकी फ़ाइल 2000 या 1500 या फिर $1000 में भी ले लेते हैं। इसी अकॉर्डिंग मैं US की बात करूँ, तो बट बढ़िया एडवोकेट फाइल करोगे ना, बढ़िया एडवोकेट आपको डालिए, मतलब बढ़िया एडवोकेट आपसे मिनिमम स्टार्टिंग में $3000 to $3500 आपसे चार्ज करता है। टोटल फीस उनकी 10,000 to $12,000 होती है आपकी PR तक, तो आपको एज एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे 2500 या 3000 चार्ज करेंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो बनाई है मैंने, असाइलम डालनी है, पर्सनल लॉयर आपसे कितने एक्सपेंसेस चार्ज करता है, उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आपको पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अब क्या क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं, असाइलम कैसे बढ़ती है, एडवोकेट आपसे कितने मनी चार्ज करेगा। ओके, एंड लास्ट कमेंट और ही बहुत हैं, अगर सारे कमेंट को रिप्लाई दूंगा तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। मैंने कमेंट सेलेक्ट किया जिनका काफ़ी मतलब लगा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन आपके लिए बढ़िया होगी, डाउट आप क्लियर हो जाएंगे।
लास्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला बदर ब्लड रिलेशन कोई नहीं है यूएसए में। आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर एसाइलम इन कैनेडा, आई वांट टू गो टू यूएसए विदाउट अप्लाइंग हेयर, व्हाट कैन आई डू। देखिए, अगर आपका यूएसए में कोई रिलेटिव भी नहीं है तो अगर आप फंस गए तो क्या करोगे, आपके पास कुछ चांसेस या अपॉर्चुनिटी नहीं है, या तब डिपोर्ट इंडिया हो गए या फिर आप इस कैनेडा हो गए। 95% चांस आपको इंडिया डिपोर्ट कर देंगे, तो क्यों करियर से यार अपना इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो। बट इसमें हाँ, लोगों को ना नेगेटिव बातें कम अच्छी लगती हैं। उसमें जो चांस आते हैं ना कि हाँ 90% चांस है कि आपको यूएसए में जाकर सिर्फ आपको चौंकी लगाया जाएगा, पुलिस स्टेशन में आपका नाम रजिस्टर करेंगे, आपको असाइलम के थ्रू एज ए रिफ्यूजी के डॉक्यूमेंट देंगे, आपको छोड़ देंगे। आप बाहर जाकर अपना एडवोकेट ढूंढिए, केस फाइल कीजिए। 90% चांसेस केस में यही होता है। बट अगर आप 10% में आ गए भाई तो क्या करोगे, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो। अगर आप कनाडा में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा में असाइलम डालिए, कनाडा में लेट होगी तब यूएसए जाइएगा। पहले कनाडा में असाइलम डालिए, चाहे आपके कनाडा में रिलेटिव नहीं है, यूएसए में कितने भी नॉन क्यों ना हो आपके, ट्राई कीजिए। पहले कनाडा में डालिए, और कनाडा में रिजेक्ट हो गई है तो यूएसए जाइए। अगर आपको यूएसए जाना ही है तो भाई बहुत एडवोकेट बैठे हैं आपकी मतलब असाइलम डाल भी देंगे एज वेल एज वो रिजेक्ट भी करवा देंगे, जिससे आपकी असाइलम यूएसए में 100% पास होगी। वो काम भी एडवोकेट खुद कर लेते हैं, आपसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो चार्ज करते हैं एज ए कमीशन, आपको केस लगाते भी हैं और कैंसिल भी करवाते हैं। लगाने के भी पैसे लेते हैं और कैंसिल करवाने के भी पैसे लेते हैं, जिससे आपका 6 महीने में 8 महीने में रिजल्ट आता है, आपकी असाइलम कैंसिल हो जाती है। ओके, देन आप जा सकते हो यूएसए रीजन देने के, हाँ कि हाँ भाई मेरी असाइलम कनाडा ने कैंसिल कर दिया है इसलिए मैं यूएसए आया हूँ, तो ये आपको डिपोर्ट कभी नहीं करेंगे, आपकी असाइलम इजीली पास हो जाएगी। ओके, चाहे आप कैंप के थ्रू जाइए या फिर प्रोटेक्टिव चौकी में जाइए, वो आपको रिस्क कम होगा, आप इजीली वहाँ पर थोड़ा सा करियर सोच कर जा सकते हो कि हाँ आपको अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जो भी डाउट्स आपके हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग और भी, तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, आपको उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलरली सेपरेट कोई वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ताकि आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस दें सकूँ कि आप इलीगल मत जाइए, थोड़ा सा सोच समझ कर सिचुएशन को सोचिए, देन गुड डिसीजन लीजिए। ओके, आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करें ना अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए।